चलो देखो बेटा, यहां से आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट हमारा कवर अप करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों को डिफाइन करना है म्यूचुअल इंडक्शन को, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो देखो बहुत सिंपल है बेटा भाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड in terms of induced EMF, बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये इंड्यूस्ड EMF होता था इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा वहां पे, यूज्ड टू कॉल इट एज द बैक EMF, ठीक है। सो बैक EMF क्यों, क्योंकि EMF जिसकी वजह से बना था उसी को अपोज करता है, ठीक है। सो इक्वेशन हमारी क्या हुआ करती थी बेटा, वहां पे इक्वेशन थी दैट M इज इक्वल टू माइनस ऑफ ES, और ये माइनस ऑफ ES की कंप्लीट ही क्या है हमारा बैक EMF। सो माइनस ऑफ ES एंड DIP बाय DT, इस तरीके से, ठीक है भाई। अगर हमें डिफाइन करना है किस चीज को, म्यूचुअल इंडक्शन को, हम दोनों में से किसी को भी यूनिटी नहीं रखेंगे, ठीक है। और कैसे डिफाइन करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomena of induction of back EMF in the secondary coil when there is existing a rate of change of current in the primary coil। कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सेकेंडरी के अंदर बैक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और वो भी कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहां हो रहा हो, प्राइमरी के अंदर हो रहा हो। सो अगर मैं इसको यहां पर प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो कैसे बनेगा कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन इज बेसिकली व्हाट, it is the phenomena of induction of कौन सा EMF, बैक EMF, कहां पर बेटा, इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और वो भी कब, when current is changing, when current is changing in the primary coil, जब करंट जो है वो कहां पर चेंज हो रहा हो, प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा हो। आई बात समझ में। सो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है ये समझ आ गया, ठीक। फिर जो सेकंड डेफिनेशन बनती है बेटा हमारे पास यहाँ पर, वो हम लोग तैयार करते हैं किस चीज के लिए, दिस विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको भी ध्यान से समझना बेटा, तुम लोगों ने लास्ट में रिवाइज कर ली थी अच्छे से। सो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, और यही इंड्यूस्ड EMF क्या कहलाएगा हमारा, बैक EMF कहलाएगा बेटा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड EMF था उसी ने क्या करना शुरू कर दिया था, अपोज, अपने कॉज को अपोज करना शुरू किया। सो इक्वेशन क्या बनी थी, M इक्वल माइनस ES एंड DIP बाय DT। तो जैसे हम लोग जब कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन, तो हमने कहा हमें दोनों में से किसी को भी यूनिटी नहीं करना। अब हमारे पास क्या होगा कि भाई अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी इज यूनिटी, ये कितना हो जाता है, यूनिटी। यूनिटी मतलब ये हो जाता है 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, द बैक EMF। इसका मतलब अगर हम लोग यहां डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, दिस M विल बी टर्म्ड एज व्हाट, जल्दी से बेटा, तो यहां हम कैसे डिफाइन करेंगे कि म्यूचुअल inductance is numerically equal to the back EMF induced कहां पर, induced in the secondary coil, ठीक, when current is
when current is changing at the rate of 1 ampere per second in the primary coil. आया समझ अच्छे से? सो हमने सिर्फ दो चीजें देखी. पहला म्यूचुअल इंडक्शन, सिंपल कंसेप्ट, हम दोनों में से किसी को भी यूनिटी नहीं करेंगे. दूसरा हमने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कितना कर देना है? यूनिटी, दैट इज 1 एम्पियर पर सेकंड. अब तीसरी चीज आप डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर हम दोनों को ही यूनिटी कर देते हैं, सो दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, एसआई. ठीक है, सो उसको हम लोग कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं जल्दी से. सो ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, तीसरा कंसेप्ट हमारा, तीसरा डेफिनेशन, दैट इज 1 हेनरी. ठीक, तो भाई क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है वो कह रहा है माइनस ES DIP बाय DT. हमने दोनों में से किसी को भी 1 नहीं करा, तो म्यूचुअल इंडक्शन. प्राइमरी में जो करंट चेंज हो रहा है उस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कितना कर दिया? 1 एम्पियर पर सेकंड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस. और अब हम क्या करते हैं? दोनों को यूनिटी कर देते हैं. तो समझना कैसे कि भाई अगर DIP बाय DT is 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, जिसकी वजह से ड्यू टू विच EMF in the secondary becomes how much? 1 volt. ठीक है, और जैसे ही इनको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन की इक्वेशन लिखी गई वो क्या हो जाएगी? -1 volt divided by 1 ampere per, and now this is known as what? 1 Henry. इसी को हम क्या नाम देंगे वहां पे? 1 Henry. तो जब इसको एक्सप्लेन करने की बात आती है स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे कि भाई 1 हेनरी इज बेसिकली व्हाट, कि जो 1 हेनरी है उसका मतलब क्या हुआ कि भाई whenever a back EMF of 1 volt get induced in the secondary coil, कि भाई सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, वो भी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन प्राइमरी. ठीक है, then mutual induction of pair of coil is 1 हेनरी. तब हम लोग जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसको कितना कहेंगे? 1 हेनरी कहेंगे. तो यहाँ ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, सबसे पहला म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, फिर दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, और तीसरा 1 हेनरी का कंसेप्ट. अच्छे से हो जाएगा. ठीक, नहीं इसके बाद हमारे पास बेटा अगला पॉइंट देखो क्या आएगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ पेयर ऑफ सॉलिनॉइड. भाई जैसे हमने कहा सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड. ठीक है, भाई जब अकेला सॉलिनॉइड है तो उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? सेल्फ इंडक्शन. बट अगर हम लोगों ने एक सॉलिनॉइड के नियर बाय दूसरा भी रख दिया, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसी एक में हो रहा है, तो दूसरे में क्या होगी? इंडक्शन. तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ पेयर ऑफ सॉलिनॉइड. तो यहां पर काम कैसे चलेगा ये देखो भाई. ये रहा हमारे पास हमारा प्राइमरी. ठीक, इसको हमने क्या नेमिंग दे दी यहां पर? हमारी प्राइमरी. ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर एनपी, और यहां से हम लोगों ने दिया बेटा एसी इनपुट वोल्टेज.
जिसकी वजह से करंट विल बी आई। ठीक है, अब इसके नियर बाय हम लोगों ने दूसरा सॉलिनॉइड, ठीक है, बट यहां हम लोग इंडक्शन स्टडी करेंगे तो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब जिसमें इंडक्शन स्टडी करनी है उसको हम लोग क्या नाम देते थे, वी कॉल इट एज द सेकेंडरी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बी NS and RS be the radius of each turn in secondary coil। ये सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स हैं उनमें से हर एक का रेडियस कितना चल रहा है, RS। अब कंसेप्ट क्या कहता था बेटा, अगर आप लोग याद करो, प्राइमरी में करंट फ्लो करा तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड विल क्रॉस आउट द एरिया ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, सो भाई होगा क्या हमारे पास, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी विल क्रॉस द एरिया ऑफ सेकेंडरी। जब ऐसा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, देन देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भाई, तुमने करंट फ्लो कराया प्राइमरी में, प्राइमरी की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसने कि क्या करा, सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करा, सेकेंडरी का एरिया क्रॉस हुआ तो वहां पर क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड एज पर द फैराडेज सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जहां हुआ वहीं कौन इंड्यूस हो जाएगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग इक्वेशन को कैसे तैयार करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की जनरल इक्वेशन देखें तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। पर अब ध्यान से भाई, फ्लक्स कहां है, सेकेंडरी में, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी, एरिया ऑफ सेकेंडरी। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है इसे प्रॉपर्ली जब लिखेंगे, सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी इनटू द एरिया ऑफ सेकेंडरी। भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी दैट इज अ सोलेनॉइड, एंड व्हाट इज द सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, NP म्यू नॉट IP बाय L। भाई नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की, करंट प्राइमरी की, लेंथ भी प्राइमरी, और लेंथ ले रहे हैं आइडेंटिकल, दोनों सेम। ठीक, तो इसलिए हमने क्या रख दिया यहाँ पर L। एंड व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ सेकेंडरी, भाई एक टर्न का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड पाई आर एस स्क्वायर। तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से तो ये बनता है सेकेंडरी के अंदर, बट अगर हम लोग याद करें बेटा, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की जनरल इक्वेशन जो है वो हमसे क्या कहती है कि फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड करंट इन द प्राइमरी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो फ्लक्स है वो इसी अरेंजमेंट का, इसी पेयर ऑफ कॉइल के लिए, और ये फ्लक्स भी इसी के लिए, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो हम लोगों ने क्या करा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। और देखो बेटा ध्यान से, सिंगल स्टेप में आ जाएगा आंसर आपका। आप जैसे ही कंपेयर करते हो तो ये जो करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों कैंसिल हो गए, सो व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज NP NS म्यू नॉट पाई RS स्क्वायर बाय L। सो ये इक्वेशन बन जाती है, ये फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ पेयर ऑफ टू सॉलिड्स। अच्छे से कर सकते हैं इसको, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। देन अब जो पॉइंट कर रहे हैं ना, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके, दैट हाउ डज द mutual induction of pair of coil will get affected, उसमें कैसे चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत बेसिक पॉइंट है बेटा आपका।
सपोज पहला पॉइंट हम कहते हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड, हमने जो दोनों के बीच की दूरी थी उसे बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से कि भाई ओरिजिनली हमारा जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से था, ये प्राइमरी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये सेकेंडरी जिसमें इंडक्शन हम देख रहे हैं। तो ओरिजिनल तो ये है, बट अब हम लोगों ने इन द न्यू केस ये प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा सा दूर कर दिया। तो यहां से यहां हमने क्या करा, डिस्टेंस को बढ़ाया। भाई अगर हम यहां से यहां ठीक डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन नाउ, हम ये कह सकते हैं लेस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी विल क्रॉस द एरिया ऑफ सेकेंडरी। भाई जितनी पहले फील्ड क्रॉस कर पा रही थी सेकेंडरी के एरिया को, क्या अब भी उतनी करेगी? नहीं, क्योंकि दूरी बढ़ गई है, तो अब उतनी फील्ड जो है उतने एरिया को क्रॉस नहीं कर सकती। और इसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा इन द सेकेंडरी विल डिक्रीज। सो अगर ये डिक्रीज हुआ तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी में वो भी क्या करेगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, which implies the mutual induction is decreasing। जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रिवर्स कर दो कि ओरिजिनल ये है, पहले इतना डिस्टेंस था और अब हमने क्या करा, डिस्टेंस कम कर दिया। हम यहां से यहां अगर डिस्टेंस कम कर दिया तो पहले के रिस्पेक्ट में अब वो ज्यादा फील्ड को क्रॉस करेगा। अगर ज्यादा फील्ड को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन विल इंक्रीज। आई गॉट सम क्लियर हुआ? देन सेकंड पॉइंट समझेंगे बेटा ध्यान से। ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को हमने रखा किस तरीके से हुआ है। अब समझना ध्यान से। भाई मान लो हमारे पास पहली सिचुएशन में हमने देखा कि जो हमारी कॉइल्स हैं वो कुछ इस तरीके से रखी हैं। दिस इज द प्राइमरी एंड हियर इट इज द सेकेंडरी। एक केस ही है, ठीक है। दूसरा केस हमने देखा प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक। और तीसरा केस हमने देखा प्राइमरी और ये सेकेंडरी, मतलब कोएक्सियल रखी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों में से सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन किसमें होगा? इन द सी। यहां म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा विल बी द हाईएस्ट एक्सटेंट, वो सबसे ज्यादा रहेगा। रीजन नहीं, दोनों कॉइल्स क्या है, कोएक्सियल है। प्राइमरी का जितना भी फील्ड है वो मैक्सिमम एरिया ऑफ सेकेंडरी को क्रॉस करेगा, लीकेज ऑफ फ्लक्स के चांसेस विल बी मिनिमाइज। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे रखी है, कोएक्सियल रखी है। तो इसका मतलब यहां आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर मैं बी को देखता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में यहां डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सो लीकेज ऑफ फ्लक्स के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां देखूं, ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्शन विल बी लो एज कंपेयर्ड टू द सी केस। सी केस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा और कम हो जाएगा। बट अगर हम अपने केस ए की बात करें, ठीक है, अब देखो प्राइमरी है हमारे पास, तो जब प्राइमरी की फील्ड बनेगी, ये बनी, अगर हमने यहां बनी प्राइमरी की फील्ड, ये बनी, इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो किस केस में ज्यादा एरिया क्रॉस कर पा रही है फील्ड? बी में या ए में? बी में। यहां इस ओरिएंटेशन में बहुत कम एरिया क्रॉस होगा, तो इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, इन द सेकेंडरी विल बी द लीस्ट, सबसे कम। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सबसे कम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी विल आल्सो बी द लीस्ट, वो भी सबसे कम होगा। तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्शन भी सबसे कम। सो दिस मींस हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को रखा कैसे है। दे आर प्लेस्ड एट सम सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दे आर प्लेस्ड कोएक्सियल और दे आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन। आई बात समझ में? ये दो केसेस क्लियर हुए। फिर तीसरा केस सबसे मजेदार है बेटा, ध्यान से समझना। सो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, इफ अ मेटल शीट is placed between primary and secondary, ठीक है, इसको ध्यान से सीखो बेटा। अब इसको समझने के लिए ना आप अपने दो पॉइंट्स याद रखना। भाई एक मटेरियल होता है हमारे पास डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल विल नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू, डायामैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से फील्ड को अलाउ नहीं करता। और दूसरा मटेरियल हमारे पास है फेरो, पैरा भी है, हमें वो नहीं देखना, हम फेरो की बात करेंगे यहाँ पे। तो फेरोमैग्नेटिक कौन? जो ज्यादा से ज्यादा अलाउ करे, ठीक है। नाउ से हमारे पास पहली सिचुएशन आती है, इफ अ कॉपर शीट इज प्लेस्ड। भाई हम लोगों ने वहां पर किसको रखा? कॉपर शीट को। अब किस तरीके से है कि भाई ओरिजिनली मेरे पास इस तरीके से था, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी से अगर हम सेकेंडरी में देखें तो प्राइमरी की जो फील्ड होगी वो जरूर सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस करेगी, ये चीज होगी हमारे पास। बट अगर हम लोग बात करें नई सिचुएशन में, इन द न्यू केस, ये रही हमारी प्राइमरी कॉइल, ये रही हमारी सेकेंडरी कॉइल, और हम लोगों ने इनके बीच में ये क्या रख दी बेटा, यहां पर एक कॉपर शीट रख दी, ठीक है। अब होगा क्या भाई, कॉपर शीट being कैसा नेचर? डायामैग्नेट इन नेचर, will not allow magnetic field lines to pass through। भाई देखो यहां ओरिजिनल में प्राइमरी की फील्ड सेकेंडरी के एरिया को क्रॉस कर रही है, तो यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इंडक्शन बनेगा, ईएमएफ बनेगा। बट जैसे ही कॉपर शीट रख देंगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो फील्ड लाइन जा रही थी अब वो धीरे धीरे करके कम, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिड्यूस। आइडियल डायमैग्नेटिक हुआ, अगर आइडियल डायमैग्नेटिक हुआ तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि डायमैग्नेटिक इन नेचर होने की वजह से वो फील्ड लाइंस जो पहले क्रॉस आउट कर रही थी, अब वो फील्ड लाइंस को अलाउ, अगर फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन विल डिक्रीजेस। आई बात समझ में? एंड इफ द मटेरियल, भाई कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर जो है वो आइडियल डायमैग्नेटिक नहीं है। When mercury is cooled at extremely low temperature, तब जाके जो मरकरी है वो किसकी तरह बिहेव करती है? आइडियल डायमैग्नेटिक की तरह। एंड इफ इट इज आइडियल तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, वहीं के वहीं रोक देगा। तो अभी क्या करेगा? थोड़ी बहुत फील्ड लाइन शायद जा सकती है वहां पे। सो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन जीरो नहीं होगा, बिल्कुल पहले के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा। ये वाला केस समझ आया? अब सेकंड केस। सो सेकंड केस में उसने क्या करा हमारे पास, if an iron sheet is placed, अगर हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में किसको रख दिया बेटा? आयरन शीट को रख दिया। भाई देखो ओरिजिनल केस तो ये रहेगा, ठीक है। बट इस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस जो है वो लीक आउट करेगी, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो लीक आउट करेगा। बट जैसे ही हम लोग क्या रख देंगे वहां पे?
एक आयरन शीट रख देंगे। हम लोगों ने क्या रख दी वहां पर, एक आयरन शीट रख दी। सो आयरन बीइंग कैसा नेचर, फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, फेरोमैग्नेटिक इन। So this will allow maximum number of magnetic field lines to pass through। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को इसने अलाउ किया तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट करेगा सेकेंडरी में, दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन विल इंक्रीज। आई बात समझ में, कर सकते हैं अच्छे से। फिर दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना, उसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं फॉर्मूले से। हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला निकाला पेयर ऑफ कॉइल के लिए इस तरीके से। तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अगर ध्यान से देखा जाए, सो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे तो घटेगा। करंट इन द प्राइमरी के साथ कोई भी रिलेशन इंडिपेंडेंट हो गया रिलेशन से अगर देखो। बट अगर पहले प्राइमरी पॉइंट पे जाओ तो प्राइमरी में जितना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, प्राइमरी की उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। प्राइमरी की जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सेकेंडरी के अंदर उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ भी उतना ही। सो यस, इट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। बात समझ में आई, कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों को तैयार करने हैं किसके लिए बेटा, फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। चले आगे। नाउ अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला कंसेप्ट हमारे पास जो आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन बेटा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। भाई इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। और फर्दर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, this is induction of EMF due to the change in area। कि EMF में इंडक्शन, EMF का इंडक्शन सॉरी किसकी वजह से, एरिया के बदलने की वजह से। ठीक है, अब कैसे, तो इसमें जो सबसे पहली सिचुएशन आती है बेटा हमारे पास, दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। कि भाई अभी फिलहाल हम लोग किसकी वजह से देखेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से। ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें हमें यह भी पता करना पड़ता है कि मान लो जिस कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं, तो जब उस कंडक्टर में ईएमएफ बने, तो ईएमएफ बनने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस आया। मैं कहता हूं कि मेरा ये कंडक्टर था और इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो इसका मतलब एक एंड हाई पोटेंशियल पर होगा और एक एंड, तो हमें वो भी पता करना पड़ सकता है कि कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर और कौन सा एंड लो पोटेंशियल पर, तो वो भी सीखेंगे। ठीक। सो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने क्या कहा, देखो भाई ये रही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से एक YouTube सेक्शन कंसीडर कर लिया। सिर्फ इसलिए कंसीडर करा बेटा इसको, सो दैट हम लोग जब अपने कंडक्टर को मूव कराएं, तो ये रहा हमारा कंडक्टर, so the conductor is PQ, ठीक, and moving with the speed V। अगर मान लो मैं ये YouTube सेक्शन नहीं लेता तो मेरा कंडक्टर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। तो ये प्रॉपर ट्रांसलेटरी मोशन कर सके, इस वजह से हमने उसको क्या कर लिया, एक
सिलेंडर और सिलेंडर में पिस्टन। अगर पिस्टन बिना सिलेंडर के मूव करा तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा ना इधर उधर। तो प्रॉपर ट्रांसलेटरी मोशन हो सके तो उसको हम क्या कर देते हैं, सिलेंडर में डाल देते हैं। वही सेम चीज यहां पर। ठीक, अब हमारा कंडक्टर जो है वो यहां से मूव करके एक नई जगह पर आ जाता है, से यहां कहीं आता है। ठीक, भाई पहले उसकी लोकेशन यहां थी, ठीक है, और वो मूव करके यहां पहुंच जाता है। ठीक, और मूव करके उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, सो द डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स। एक चीज सोचो, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, कंडक्टर यहां पर था और यहां से यहां तक आया, तो उसने फील्ड का इतना एरिया क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा और आ गया, और ज्यादा एरिया क्रॉस कर दिया फील्ड का, और आगे आया और ज्यादा एरिया क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, पर मैग्नेटिक फील्ड के जितने एरिया को क्रॉस कर रहा है वो तो बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो कौन इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। आई बात समझ में, पक्का क्लियर हुआ। ठीक, सो अगर हम लोग यहां ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ ईएमएफ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्वल माइनस डी फाई बाय डी टी। बट बेटा हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के हिसाब से, व्हाट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसे रिप्लेस कर दो तो हमारे पास ईएमएफ जो होगा वो कितना बनेगा, इट इज माइनस डी बाय डी टी इंटू बी ए। सो व्हाट विल बी ई, दिस इज माइनस ऑफ बी एंड डी ए बाय। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। हाँ यार, चेंज कौन हो रहा है, जो एरिया वो बदल रहा है। ठीक है भाई, पहले इतना पोर्शन था, फिर इतना पोर्शन हो गया, और फिर ये पूरा ही हो गया, इस तरीके से हो ना। सो व्हाट अबाउट दिस एरिया, इस एरिया को अगर हम देखें तो ये कितना होगा हमारे पास भाई, अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को डिस्टेंस मूव्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो एरिया क्रॉस आउट किया गया वो आ जाएगा, दैट विल बी एलएक्स। उठा के यहां रखो, तो व्हाट विल बी ईएमएफ, माइनस बी डी बाय डी टी, और ए की जगह कौन आ गया, एलएक्स। समझ आया नहीं है? सो इसको रिजॉल्व करते हैं तो ई विल बी माइनस ऑफ बी एल एंड डी एक्स बाय, बट बचा बाकी व्हाट विल बी डी एक्स बाय डी टी, the change in distance with respect to time, that will be the speed of the conductor। ठीक, तो हम लोग EMF को कितना लिख पाएंगे, माइनस ऑफ बी एल वी। सो ये इक्वेशन बन जाती है किसके लिए, मोशनल EMF। ठीक है, और मोशनल EMF में भी कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। आई बात समझ में, पक्का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का केस। फिर इसके बाद जो आता है, अभी पोलैरिटी वाला बताएंगे आपको बेटा, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, दैट विल बी रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन के केस में क्या है, देखो भाई, सपोज आप लोगों के पास ये रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने ये एक कंडक्टर रखा है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, एंड से ये जो पॉइंट है O और ये वाला पॉइंट कर देते हैं A। जो पॉइंट O है दिस इज फिक्स्ड, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एंड जो हमारा पॉइंट A है, point A, this is free to move, point A is free to move, वो फ्रीली मूव कर सकता है। अब अगर पॉइंट A फ्रीली मूव कर सकता है तो जैसे ही हम लोगों ने इसको एक जर्क दिया, इसको एक फोर्स दिया, तो ये हमारा जो कंडक्टर है वो यहां से इस तरीके से
रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, हाँ है ना। अब एक चीज सोचो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड, ऐसे सामने की तरफ जा रही है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने अपने कंडक्टर को ऐसे मूव किया, ऐसे घुमाने लगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, कंडक्टर ऐसे घूम रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा, बिंदास कर रहा है। और अगर क्रॉस कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ तो कौन बनेगा, ईएमएफ। तो वही चीज हमें पता करनी है, बात समझ में आई। सो शुरुआत कैसे की जाएगी उसे देखो ध्यान से। The general equation says E equals BLV। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा था लेंजेस लॉ को, समझना ध्यान से, लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखा है हमने। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इसको लेंजेस लॉ को। लेंजेस लॉ क्या कहती है कि ईएमएफ जिसकी वजह से आएगा उसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो। बट अगर हम चाहते हैं कि ईएमएफ जीरो ना बने तो वी हैव टू परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क, और हम जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे वो इंड्यूस ईएमएफ के भी क्या होगा, अगेंस्ट। तो एक नेगेटिव और लगेगा और फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव नहीं बनाया। ये पॉजिटिव बनने का रीजन क्या है कि लेंजेस लॉ ऑलवेज ओबेज द लॉ ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर हमने ईएमएफ इतना लिखा तो अगर हम एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, से द छोटा सा सेगमेंट इज dx, जिसका की डिस्टेंस सेंटर से x है, ठीक। तो मैं उस छोटे ईएमएफ को कितना लिखूंगा, b। भाई v और l की जगह कौन आ जाएगा, dx, ये चीज बनी। बट हम लोग जानते हैं v इक्वल्स ओमेगा इंटू रेडियस। हमने तो इतने सेगमेंट के लिए लिखा है ना, तो इतने सेगमेंट का रेडियस कितना है, ये वाला पोर्शन जो कि कितना है, x। तो v की जगह पर हम कितना लिखेंगे, ओमेगा x। उठा के यहां करो तो हमारे पास de कितना बना, b ओमेगा x dx। ध्यान से भाई, पूरे कंडक्टर के लिए होता था BLV, हमने क्या कंसीडर करा, एक छोटा सा सेगमेंट, तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, dx के लिए। अब वो L नहीं रहा, अब वो L क्या बन गया, dx। तो b v और L की जगह कौन आ गया, dx। ये करा हम लोगों ने। फिर जो v है, ठीक भाई, रिलेशन होता है एंगुलर स्पीड के साथ, v इक्वल टू ओमेगा इनटू रेडियस। तो हम तो dx वाले हिस्से के लिए देखेंगे, क्योंकि जब dx वाला हिस्सा देख रहे हैं तो ये जो बनाएगा ऐसे पाथ, उसका रेडियस कितना होगा, x, ठीक है। तो इस वजह से हमने v को ओमेगा r से हटा के क्या करा, ओमेगा, और रिप्लेस कर दी रेडियस। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। और जैसे ही हमने इसे इंटीग्रेट किया, सो ये हो गया de इज इक्वल टू b ओमेगा x dx। लिमिट्स लगा दीजिए भाई, 0 टू टोटल, ठीक है, एंड फ्रॉम 0 टू l से लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l। तो यहां से, ठीक है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, l। सो ये तो हो गया e, यहां से b ओमेगा x dx से कितना बना, x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l। और जैसे ही हम रिप्लेस कर देते हैं तो e विल बी b ओमेगा, लिमिट से एंटर करो तो l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय, तो यहां से सॉल्व करके ईएमएफ कितना आ गया बेटा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो मोशनल में दो केसेस ध्यान रखेंगे, पहला ट्रांसलेटरी विल बी व्हाट, BLV, और दूसरा रोटेशनल दैट इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। और अगर आप लोग यहां इसको, जैसे अभी हमने जो लिखा वो लिखा एंगुलर स्पीड की टर्म्स में, अगर आप लीनियर की टर्म्स में करना चाहते हो तो हमने करा ना v इक्वल टू ओमेगा x। अब तो पूरे के लिए आ गया, तो v इक्वल टू ओमेगा l। जब टोटल के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, v इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा कितना होगा, v बाय l, ठीक है भाई। अगर पूरे के लिए लिखा तो v इक्वल ओमेगा l, तो ओमेगा कितना हो गया, v बाय, आप जैसे ही यहां रिप्लेस करते हो तो बन जाएगा इट इज BLV बाय 2। सो डिपेंडिंग के क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या है, आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो।
दोनों कंसेप्ट समझ आए, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, पक्का। अब वो पोलैरिटी वाला कंसेप्ट सीखो। ग्राफ नहीं बेटा, वो तो आपको पूरा क्वेश्चन है एक अलग से। अब यहां हमारे पास कंडीशन क्या दी गई, ये आपके पास एक यू शेप मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, और ये कुछ भी एक रिजिड सपोर्ट्स, ठीक, और ये हमारा कंडक्टर है, ठीक। सो द कंडक्टर इज P एंड Q, क्योंकि इस तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, ठीक है। अब ये किस तरीके से है, जो ये हमने ये वाले दो सपोर्ट्स बनाए ना, ये जो नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया आपके पास ऐसे, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये कंडक्टर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अब ये डायरेक्ट तो मूव करेगा नहीं, इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ऐसे ये दो सपोर्ट्स बनाए, पैरेलल सपोर्ट, सो दैट ये कंडक्टर इस पे आराम से ऐसे मूव कर सके। हवा में तो मूव करेगा नहीं ना, तो ये दो सपोर्ट्स लगाए, ऐसे रखा, सो दैट कंडक्टर यहाँ पर ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर सके, और आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके की सिचुएशन है। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये जो क्यू एंड है, ये वाला जो क्यू एंड, ये बाहर की तरफ है, ये तुम्हारी तरफ है, और ये जो पी एंड है, ये बोर्ड की तरफ है, इस तरह। आई बात समझ? तो जब वो ये बोल रहे ना पोलैरिटी पता करो, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या पता कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बिना इसके हम पोलैरिटी नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे करना है। ये करा हमने राइट हैंड, साथ साथ कर लो, अच्छा रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये नीचे हो गई, ऐसे हो गई इस तरीके से। फोर्स इधर हो गया, मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो मिडिल फिंगर कैसे पॉइंट कर रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब सॉरी, मिडिल फिंगर कैसे पॉइंट कर रही है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, गलत हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर टुवर्ड्स टू राइट साइड। सो मिडिल फिंगर कैसे पॉइंट कर रही है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या होगा, हमने ये बनाया था ना, ये आपकी तरफ Q और अंदर की तरफ P। सो करंट ऐसे जा रहा है, Q टू P। आई बात समझ में? लेट्स रिपीट इट। फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कर दी, थंब राइट साइड कर दिया, ठीक है। तो मिडिल फिंगर कैसे पॉइंट कर रही है, अंदर की तरफ कर दिया। सो हम लोगों ने यहां पर देखा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो कहां से कहां, Q टू P। ये चीज मिली हमें। अब देखो, अगर हमारे पास जो करंट है वो Q टू P जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो P टू Q आएंगे। P से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जहां से निकल गए वहां कौन, और जहां जाके इकट्ठे हो गए वहां कौन आया, ठीक है। सो दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल। आया समझ? ये ध्यान रखना, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है दैट विल बी टर्म्ड एज द हायर पोटेंशियल। और जहां इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट अमाउंट में हो गए, एफिशिएंट नंबर में है, तो वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, लोअर पोटेंशियल। सो मोशनल ईएमएफ बना। सो मोशनल ईएमएफ में भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो एक एंड हाई पोटेंशियल पर होगा और एक एंड, तो वो ऐसे पता कर जाएगा। कर सकते हैं अच्छे से, पक्का। सो ये थे आपके सारे कांसेप्ट्स किसमें, ईएमआई, ठीक है।